अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है सर आर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ लड़के और लड़कियों के लिए एक निहायत दिलचस्प साइंस फिक्शन नावल द लॉस्ट वर्ल्ड का उर्दू तर्जुमा अनदेखी दुनिया। मुतरज्जिम सईद रज़ा सईद। बाब नंबर 2। नक चढ़ा प्रोफेसर। बुध की सुबह को मैं हेनरी के पास पहुंचा तो उसने मुझे एक ख़त दिया। मेरा नाम और पता एक ऐसी तहरीर में था जो खारदार तार से मिलती जुलती थी। मैंने जल्दी से ख़त खोला। लिखा था, जनाब आपका ख़त मिला। आपकी तरह बहुत से लोग इल्म हैवानियात के तालिब इल्म होने का दावा करते हैं, मगर सब नालायक हैं। मैं आपको कोई बात तो बता सकता हूँ, लेकिन उसे समझने के लिए दिमाग नहीं दे सकता। बहरहाल आप आइए, और हाँ, फाटक पर मेरे मुलाजिम ऑस्टन को मेरा ये लिफाफा दिखा दीजिएगा, तभी वो अंदर आने देगा। मैंने उसे हिदायत कर रखी है कि ऐसे किसी गधे को अंदर ना घुसने दे जो अपने आप को अखबारी रिपोर्टर कहता हो। आपका मुखलिस जॉर्ज एडवर्ड चैलेंजर। हेनरी ख़त देख कर कहने लगा, जाने से पहले अपनी माँ से दूध बख्शवा लेना। तुम फिक्र ना करो, मैंने जवाब दिया, और घड़ी देखकर प्रोफेसर चैलेंजर के मकान की तरफ रवाना हो गया। फाटक पर ऑस्टन शिकारी कुत्ते की तरह सीना फैलाए खड़ा था। मैंने उसे लिफाफा दिखाया तो उसने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर एक दुबली पतली खातून मिली। उन्होंने मुझे रोक कर पूछा, क्या आप मेरे शौहर से पहले भी कभी मिले हैं? जी नहीं, ये पहला मौका है। तो ज़रा होशियार रहिएगा, बड़े ख़तरनाक आदमी हैं। बेगम चैलेंजर के ये अल्फाज सुनकर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो वाकई संजीदा थीं। बहरहाल इस इत्तला पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो वो बोलीं, उनकी हर बात मान लेना, बहस मत करना। फिर भी अगर मामला बेकाबू हो जाए तो घंटी का बटन दबा देना। मैं आ जाऊंगी। दुनिया में मेरे सिवा कोई उन्हें काबू में नहीं कर सकता। इन हिदायत के साथ उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे प्रोफेसर के कमरे में भेज दिया। वो एक चौड़ी मेज़ के दूसरे तरफ घूमने वाली कुर्सी पर बैठे थे। मेज़ पर किताबों और नक्शों का अनबार लगा था। एक ग्लोब भी रखा हुआ था। मेरे दाखिल होते ही कुर्सी घूमी और प्रोफेसर का चेहरा मेरी जानिब हो गया। मुझे पहले ही तवक्को थी कि किसी अजीब आदमी से पाला पड़ेगा, मगर उफ़ मेरे खुदा, ऐसे आदमी का तो तसव्वुर ही ना किया जा सकता था। मैंने इतना बड़ा सर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, और बेतरतीब दाढ़ी के नीचे छुपा हुआ चेहरा और मोटी गर्दन मोइंजोदाड़ो के बैल की याद दिलाती थी। सीना और पेट किसी बड़े पीपे की तरह था। बाजुओं पर मुकद्दरों का धोखा होता था। किलाइयाँ बहुत मोटी और बेहंगम सी थीं, जिन पर रीछ के से बाल थे, और जब वो मुझसे मुखातिब हुए तो बिल्कुल यही महसूस हुआ जैसे कोई सांड टकरा रहा हो। तो आप हैं इल्म हैवानियात के वो तालिब इल्म? ये कहते हुए उन्होंने मेज़ पर से मेरा ख़त उठाया और उसे देखते हुए बोले, मेरे मज़मून की चंद बातें आपकी समझ में नहीं आईं, यानी बाकी बातें आप समझ गए? क्यों? मैं घबराया कि अगर ये पूछ बैठे कि क्या समझे
तो सारा पोल खुल जाएगा। मैंने बात बदलने के लिए कहा, वियना में उन लोगों ने तो आपके साथ बड़ी ज़्यादती की। मियाँ, मैं अपने साथ ज़्यादती करने वालों से खुद निपट सकता हूँ, तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, वो तो ठीक है, मैंने जल्दी से कहा। अच्छा, वक्त पर बात मत करो, जल्दी पूछो क्या पूछना है। मेरा मतलब था कि आजकल के साइंसदान घास काटते हैं। आजकल के साइंसदान, उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, देखिए ना, डार्विन ने कहा था। जाहिल था डार्विन। इर्तिका के बारे में आपका नज़रिया मुख्तलिफ है। बिल्कुल, मेरा नज़रिया ये है कि इर्तिका की रफ्तार हर जगह एक सी नहीं रही है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि लंदन में तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। तुम एक हकीर कीड़े हो और अपने आप को अखबार नवीस कहते हो। ना तुम्हें साइंस आती है और ना आदाब। इतना कहकर वो खड़े हो गए। गुस्से के मारे उनकी आंखें उबली पड़ रही थीं। देखिए जनाब, आपको मेरी तौहीन करने का हक नहीं है, मैंने खड़े होते हुए कहा। कमबख्त, हक के बच्चे, ठहर तो सही। ये कहते हुए वो मेरी तरफ झपटे। यूं तो मेरा वज़न भी 2 मन से ऊपर था और फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन प्रोफेसर तो एक गैंडे की तरह थे। वो आते ही मुझसे लिपट गए। मैंने अपने बचाव की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे धकेलते हुए जीने की तरफ ले चले और फिर हम दोनों लढ़कते हुए नीचे गिर पड़े। ये जीना मकान के बाहर की तरफ निकलता था। मेरी खुशकिस्मती से एक पुलिस का इंस्पेक्टर उधर से गुजर रहा था। वो ठहर गया और बोला, ये क्या हरकत है? प्रोफेसर साहब, पिछले 2 महीने में 3 मरतबा आपके ख़िलाफ़ मारपीट की रिपोर्टें आ चुकी हैं। आपकी शोहरत की वजह से हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हद हो गई है। चलिए मेरे साथ थाने। नहीं जनाब, यह हमारा आपस का मामला है, गलती मेरी ही थी, मैंने कहा। मेरी इस बात पर पुलिस अफसर को ताज्जुब हुआ और प्रोफेसर तो हक्का बक्का रह गए। जब पुलिस अफसर बुड़बुड़ाता हुआ चला गया तो प्रोफेसर ने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ ऊपर आओ, नालायक कहीं के। ये कहकर प्रोफेसर साहब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मैं भी लंगड़ाता कमर सहलाता उनके पीछे रवाना हो गया। ऊपर पहुंचकर तो प्रोफेसर की शामत ही आ गई। उनकी दुबली पतली बीवी दोनों हाथों की मुट्ठियां भेंच भेंच कर उन पर बरस रही थीं। वहशी कहीं के, इस शरीफ आदमी के साथ ऐसा जलील बर्ताव, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर वो खातून मुझसे बोली, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं पहले आ जाती तो ये नौबत ना आती। कोई बात नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर वो शरीफ औरत अपने शौहर को माफ़ करने को तैयार न थी। तुम सारे मोहल्ले में मशहूर हो चुके हो, मैं तो शर्म के मारे बाहर भी नहीं निकल सकती। प्रोफेसर चैलेंजर इस तरह हंसे जैसे बीवी की बातों में उन्हें लुत्फ़ आ रहा हो। इसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को दोनों हाथों में उठाकर संगे मरमर की कार्नस पर बिठा दिया, जो ज़मीन से कोई 7 फुट ऊंची थी। अरे मैं गिर पड़ूंगी, उतारो मुझे, वो बेचारी बुरी तरह चीख रही थी। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, ऐसे नहीं, यूं कहो, ऐ दुनिया के अजीम तरीन प्रोफेसर, मुझे नीचे उतारिए। अच्छा ये लो, ऐ दुनिया के अजीम तरीन प्रोफेसर, मुझे नीचे उतारिए। बीवी ने दांत भेंचकर बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा किए और प्रोफेसर ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे ज़मीन पर उतार दिया। वो बेचारी शर्मिंदा सी होकर अपने कमरे में चली गई। आप वाकई अजीबोगरीब आदमी हैं, मैंने कहा, जिस पर प्रोफेसर ने एक कहकहा लगाया और दरवाज़ा बंद करने के बाद मुझे बैठने का इशारा किया।
प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर जा बैठे और मेज़ की दराज से सिगार का बक्स निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सिगार लेकर सुलगाया तो प्रोफेसर कहने लगे, उस पुलिस वाले के सामने तुमने जो कुछ कहा, इससे मुझे एहसास हुआ कि अगरचे तुम भी आम लोगों के तबके से ताल्लुक़ रखते हो, मगर हो शरीफ आदमी। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मैं तुम्हें अपने जनूबी अमेरिका के हैरत अंगेज़ सफ़र के बारे में बताऊंगा, मगर शर्त यह है कि मेरी बात मत काटना, और ये बातें मेरी इजाज़त के बगैर ना तुम अखबार में शाये करोगे और ना किसी को बताओगे। इनकार की तो गुंजाइश ही ना थी, मुझे वादा करना पड़ा। अपनी इज़्ज़त की कसम खाओ। मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम इज़्ज़तदार हो भी। प्रोफेसर, मैं चीख पड़ा, ज़िंदगी में आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की। प्रोफेसर मेरे बिगड़ने से खफा नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे का जायज़ा लेने लगे। गोल सर, भूरी आँखें, स्याह बाल जो हल्के खमदार हैं, तुम्हारा ताल्लुक़ केल्टिक नस्ल से मालूम होता है। मैं आयरलैंड का रहने वाला हूँ। तब ठीक है, प्रोफेसर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया, तुम्हें शायद मालूम हो कि कोई 2 साल हुए मैंने जनूबी अमेरिका का सफ़र किया था। तुम्हारे साइंसदानों ने वहाँ के जानवरों के बारे में जो दलीलें दी हैं, मैं उन्हें नहीं मानता। इसलिए मेरा इरादा था कि उनकी तहकीकात को झुटलाकर असल हकीकत दुनिया के सामने पेश करूं। तुम्हें मालूम है कि दरियाई अमेज़न के अतराफ़ के कुछ इलाकों में आज तक कोई नहीं गया, और इस दरिया के कुछ मुआविन दरियाओं के रास्तों की खोज किसी ने नहीं की। मैं चंद ऐसे ही इलाकों में गया हूँ और इल्म हैवानियात के बारे में इतनी मालूमात हासिल कर ली हैं कि एक किताब लिख सकता हूँ। वापसी पर मैं मकामी बाशिंदों की एक छोटी सी बस्ती में भी ठहरा, जो उस जगह वाक़े है जहाँ एक नदी दरियाए अमेज़न में गिरती है। उस जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा। उस गांव के कुछ लोग सफ़र में मेरे साथ थे। रास्ते में कोई बीमार पड़ता तो मैं उसे दवा दिया करता। इससे वो मुझे कोई बड़ा डॉक्टर समझने लगे थे। वापसी पर उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं चलकर एक मरीज़ को देख लूं। जब मैं उनके सरदार के साथ उसकी झोंपड़ी में पहुंचा तो मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि मरीज़ कोई मकामी बाशिंदा नहीं, बल्कि गोरी नस्ल का एक आदमी है। उसका लिबास फटा हुआ था और चेहरे से मालूम होता था कि उसने बड़ी सख्तियां झेली हैं। गांव वालों ने बताया कि जंगल से वो अकेला ही यहाँ पहुँचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने नब्ज़ देखी तो पता चला कि वो मर चुका है। उस आदमी का थैला भी वहीं पड़ा था। इसका जायज़ा लेने पर एक तख्ती मिली जिस पर उसका नाम और पता लिखा था, मेपल वाइट लेक एवेन्यू, डिट्रॉइट, मिशिगन। वो शायर था और आर्टिस्ट भी। थैले में उसकी कुछ नज़में और तस्वीरें बनाने के सामान के अलावा ये हड्डी भी थी जो मेरी मेज़ पर रखी हुई है। थैले में तितलियों के बारे में एक किताब, एक रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी थे। मैं वहाँ से वापस हो ही रहा था कि मेरी नज़र उसकी फटी हुई जैकेट पर पड़ी। उसकी जेब में एक कॉपी रखी हुई थी। ये उसकी खाके बनाने की कॉपी थी, जो उस वक्त भी ऐसी ही बोसीदा और फटी हुई थी जैसी अब है। तुम इसका एक एक सफ़ा देखो। ये कहकर प्रोफेसर ने कॉपी मुझे दे दी और ख़ुद सिगार सुलगा लिया। मैंने कॉपी को खोला। मेरा ख्याल था इसमें कोई चौंका देने वाली बात होगी, लेकिन पहले सफ़े पर एक मोटे से आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाद कई सफ़ात पर मकामी लोगों और उनके रहने सहने के बारे में खाके से थे। कुछ औरतों और बच्चों की तस्वीरें थीं। एक जगह कछुए को अंडों के पास दिखाया गया था। एक सफ़े पर मगरमच्छ बने हुए थे। ये मगरमच्छ हैं?
میں نے کہا، اسے ناکا کہتے ہیں، مگرمچھ جنوبی امریکہ میں نہیں ہوتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ میں نے یہ سوچ کر کہ پروفیسر تقریر نہ شروع کر دے جلدی سے بات کاٹ کر کہا، مگر ان تصویروں میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ذرا صفحہ تو الٹو۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے صفحہ الٹا۔ میں نے صفحہ الٹا۔ یہ ایک منظر کی تصویر تھی۔ زردی مائل سب زمین پر کچھ پودے تھے۔ آگے جا کر زمین اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی چکماک کی چٹانوں سے مل جاتی تھی۔ ان چٹانوں کی دیوار سے ذرا ہٹ کر اتنی ہی بلند ایک مخروطی چٹان تھی جس پر ایک اونچا اور مضبوط درخت تھا۔ چٹانوں کی دیوار کے اوپر درختوں کی سبزی جھلک رہی تھی۔ اس کے اوپر نیلا آسمان تھا۔ اگلے صفحے پر پھر یہی منظر تھا، مگر اس مرتبہ چکماک کی دیوار نما چٹان کے قریب جا کر خاکہ بنایا گیا تھا۔ اب کیا کہتے ہو؟ پروفیسر نے کہا۔ میرے خیال میں یہ ایک حیرت انگیز منظر ہے۔ حیرت انگیز ہی نہیں، اپنی قسم کا انوکھا اور لاجواب منظر۔ اب ذرا اگلا صفحہ دیکھو۔ میں نے صفحہ الٹا تو اس پر ایک عجیب و غریب جانور کی تصویر نظر آئی۔ میرے خیال میں ایسا جانور کسی افیمی کے تصور ہی میں آ سکتا تھا۔ اس کا سر کسی پرندے کی طرح تھا، جسم ایک بہت بڑی چھپکلی کا سا اور لمبی سی دم چوڑے چاقو کے پھل کی طرح تھی۔ اس جانور کے سامنے ایک آدمی خوفزدہ کھڑا تھا۔ کیا خیال ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ عجیب جانور ہے، لیکن اس نے یہ جانور کیوں بنایا؟ دیوانہ ہو گیا ہوگا۔ تم بس یہیں تک پہنچ سکتے ہو۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ جانور حقیقی ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر یہ تصویر بنائی گئی ہے، پروفیسر نے کہا۔ میں نے حیرت سے کہا، اگر یہ تصویر اصلی ہے تو یہ آدمی تو بونا معلوم ہوتا ہے، اور بونی نسل کے لوگ صرف افریقہ ہی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آدمی بونا نہیں ہے، پروفیسر نے کہا۔ جانور کی پشت پر پام کا جو درخت ہے اس کی اونچائی 50-60 فٹ ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لو، اس آدمی کا قد 5.25 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ پھر یہ جانور اتنا بڑا ہوا کہ پورے چڑیا گھر میں بھی شاید ہی آ سکے۔ پروفیسر چیلنجر نے الماری میں سے ایک موٹی سی کتاب نکالی اور صفحے الٹ پلٹ کر کے ایک تصویر مجھے دکھائی۔ یہ فرضی تصویر ایک ڈائنوسور کی تھی، یعنی اس دیو جیسے خوفناک جانور کی جو اب ناپید ہے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ موجودہ آدمی کی اونچائی سے دگنی ہوتی تھی۔ یہ تصویر اور امریکی آرٹسٹ کا خاکہ آپس میں بہت ملتے تھے۔ پھر بھی میرا دل اس پر یقین کرنے کو ہرگز تیار نہ تھا کہ ایسا جانور اب بھی موجود ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس آرٹسٹ نے یہ تصویر دیکھی ہو اور پھر حافظے کی مدد سے اسے بنا لیا ہو۔ اچھا، تو یہ ہڈی دیکھو۔ پروفیسر نے وہ ہڈی میز پر سے اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ یہ کوئی 6 انچ لمبی اور انگوٹھے سے کچھ موٹی تھی۔ پروفیسر نے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ ہڈی کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ کسی لمبے چوڑے انسان کی ہنسلی کی ہڈی ہے، میں نے کہا۔ ہنسلی کی ہڈی میں خم ہوتا ہے، یہ سیدھی ہے، پھر اس پر یہ جو نشان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نس بھی اس سے مل کر گزری تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم یہ کیسی ہڈی ہے، میں نے کہا۔ اس پر پروفیسر نے ایک ڈبیا کھول کر چنے کے برابر ایک ہڈی نکال کر دکھائی اور بولے، یہ ہڈی انسان کی ہے، اسی قسم کی ہڈی یہ بھی ہے۔ پھر یہ کسی ہاتھی کی ہوگی، میں نے جلدی سے کہا، جس کے جواب میں پروفیسر نے کہا، جنوبی امریکہ میں ہاتھی نہیں ہوتا،
تو کوئی دوسرا جانور ہوگا۔ یہ کسی ایسے جانور کی ہڈی نہیں ہے جو آج موجود ہو، بلکہ کسی بہت بڑے، بہت طاقتور اور بہت خوفناک قسم کے جانور کی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے کہا۔ اسی لیے تو میں تم سے مایوس نہیں ہوں کہ تمہیں اس سے دلچسپی ہے۔ ہاں، تو یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد میں چھان بین کیے بغیر واپس کیسے آتا؟ رہنمائی کے لیے مجھے مقامی لوگوں کی مدد درکار تھی۔ تمہیں معلوم ہے اس علاقے کے لوگوں میں ایک نام بہت مشہور ہے، کوروپوری۔ کوروپوری؟ میں نے تو یہ نام کبھی نہیں سنا۔ کوروپوری سے مراد ہے جنگل کی روح، ایک ایسی چیز جس سے ڈرنا چاہیے۔ کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن سب اس سے ڈرتے ہیں، اور ایمیزون کے آس پاس کے سارے قبائلی جانتے ہیں کہ کوروپوری کہاں رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ کوروپوری کا نام سنتے ہی لوگ کانوں پر ہاتھ دھر دیتے تھے۔ اس کے باوجود میں نے 2 آدمیوں کو تیار کر لیا، اور ایک لمبا سفر کرنے کے بعد، جس کی سمت میں نہیں بتاؤں گا، ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں مرحوم میپل وائٹ سے پہلے کسی انسان کے قدم نہیں پہنچے ہوں گے۔ ذرا اسے دیکھو۔ یہ کہہ کر پروفیسر چیلنجر نے مجھے ایک فوٹو دیکھنے کو دیا جو دھندلا سا تھا۔ پروفیسر کہنے لگا، واپسی پر ایک حادثے میں ہماری کشتی ڈوب گئی، اور کھینچی ہوئی فلموں کا صندوق پانی میں گر پڑا، جس سے ساری فلمیں خراب ہو گئیں۔ میں نے غور سے تصویر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی منظر تھا جو میپل وائٹ کی خاکوں کی کتاب میں تھا۔ پھر پروفیسر نے ایک تصویر دکھائی جو قریب کی تھی۔ اس میں سطح مرتفع کے قریب والی مخروطی پہاڑی، اور اس پر ایک اونچا مضبوط درخت صاف نظر آ رہا تھا۔ درخت پر دکھائی دیا کچھ؟ پروفیسر نے پوچھا۔ کوئی چڑیا ہے؟ میں نے غور سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر نے ایک محتب شیشہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس پر پرندے کے ایک لمبی سی چونچ تھی۔ پروفیسر نے بتایا کہ ان کے پاس اور بھی ثبوت تھے، لیکن کشتی کے اس حادثے کا برا ہو، ساری چیزیں ضائع ہو گئیں۔ صرف ایک چیز بچی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دراز میں سے کوئی 2 فٹ کی خمدار ہڈی نکالی جس میں جھلی لگی تھی۔ یہ شاید کسی بہت بڑی چمگادڑ کا بازو ہے، میں نے کہا۔ کیا فضول بک رہے ہو؟ پروفیسر نے غصے سے کہا، اور پھر وہ چڑیا کے بازو اور چمگادڑ کے پنجوں کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر یہ کون سا پرندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے عاجز آ کر کہا۔ جواب میں پروفیسر نے پھر وہی کتاب نکالی اور ایک دیو نما چڑیا کی تصویر دکھائی جو کسی زمانے میں رہی ہوگی۔ تصویر کے نیچے اس کا نام ٹیروڈیکٹائل لکھا تھا۔ دوسرے صفحے پر اس کے پروں اور بازوؤں کی ہڈیوں کا پنجر دکھایا گیا تھا۔ پروفیسر نے ایک ہڈی پر انگلی رکھ کر کہا، دیکھو، یہ ایسی ہی ہڈی ہے نا؟ آپ یقین کیجئے، خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ ہڈی اور تصویر دونوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ چڑیا کسی ہوائی جہاز سے چھوٹی نہ ہوگی۔ میرے دل میں اچانک پروفیسر کے لیے عزت کا جذبہ پیدا ہوا۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، پروفیسر صاحب، آپ واقعی سائنس کے کولمبس ہیں۔ آپ نے ایک نئی دنیا تلاش کر لی ہے۔ پروفیسر مسکرا دیے، اور پھر انہوں نے اپنا قصہ دوبارہ شروع کیا۔ ہاں تو مسٹر ملون، ہوا یہ کہ برسات شروع ہو گئی۔ میرے پاس خوراک ختم ہونے لگی۔ میں اس بڑی سطح مرتفع کے دامن تک تو پہنچ گیا، لیکن اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ملا۔ اس کے پاس جو گاؤ دم پہاڑی تھی، اس پر چڑھنا نسبتاً آسان تھا۔
मैं सिर्फ आधी दूर चढ़ सका। वहाँ से इतना ज़रूर मालूम हुआ कि सतह मुर्तफ़ा बहुत वसी है और उस पर एक घना जंगल है। क्या आपने वहाँ ज़िंदगी के कुछ और भी आसार पाए? नहीं, लेकिन उस अमरीकी ने जो जानवर बनाया है, इसके बारे में अब तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। भाई, मेरी तो यही राय है कि उसने किसी तरह ऊपर पहुँचने का रास्ता ढूंढ निकाला था जहाँ उसने ये जानवर देखा, लेकिन यकीनन वो रास्ता बड़ा ही कठिन और दुश्वार गुजार होगा, तभी तो ये जानवर वहाँ से नीचे नहीं आ सकते। लेकिन ये जानवर वहाँ कैसे आए? मैंने सवाल किया। बात यह है कि जनूबी अमेरिका यूं तो एक ख़ास किस्म के पत्थर, जिसे ग्रेनाइट कहते हैं, की चट्टानों से बना हुआ है, मगर किसी ज़माने में वहाँ कोई ऐसा ज़लज़ला आया होगा कि एक खित्ता ज़मीन की सतह से उठकर अचानक बुलंद हो गया होगा। इस खित्ते में जितने चरिंद परिंद होंगे वो भी उसके साथ ही ऊपर उठ गए होंगे, इसलिए उसकी कगरें बिल्कुल सीधी दीवार की तरह हैं और चकमाक की किस्म के उस भूरे पत्थर की हैं जो ज़मीन की अंदरूनी तहों में पाया जाता है। बाकी दुनिया में कदीम किस्म के जानवर ख़त्म हो गए, लेकिन मुमकिन है वहाँ बाकी रह गए हों। आपकी तहकीकात बहुत शानदार हैं प्रोफेसर साहब, मैंने बड़े जोश से कहा। सिर्फ इसे दुनिया के सामने पेश करने की देर है। मैं भी यही समझा था, प्रोफेसर ने बड़े अफसोस के साथ कहा। लेकिन जब मैंने ज़बान खोली तो लोग जहालत और हसद की वजह से एतराज़ करने लगे और किसी ने पूरी बात कहने की मोहलत ही ना दी। आखिर मैं भी चिढ़ गया और मैंने समझ लिया कि दुनिया में सब जाहिल ही बसते हैं। ये नालायक इस काबिल ही नहीं कि कोई साइंसी तहकीक उनके सामने पेश की जाए। ये कहकर प्रोफेसर खामोश हो गए और मैंने दिल में सोचा कि वाकई इस शख्स के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रोफेसर के चेहरे से रंजो गम के असरात दूर हो गए और वो कहने लगे, आज रात एक नुमाइश है, तुम ज़रूर चलना। कैसी नुमाइश? मैंने पूछा। इदारा हैवानियात के हॉल में मिस्टर पर्सिवल वॉल्ड्रिन, जिन्हें हैवानियात और नबातात का माहिर समझा जाता है, तकरीर कर रहे हैं और मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। तुम ज़रूर आना, ज़रा मज़ा रहेगा। ये कहकर प्रोफेसर के चेहरे पर उस शरीर बच्चे की सी मुस्कुराहट फैल गई जो कोई शरारत सोचकर उसके नतीजे के ख्याल से दिल ही दिल में लुत्फ़ ले रहा हो। बाब नंबर 3, हंगामा, अगली वीडियो में सुने।